नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे किसी न किसी नए और विशेष विषय पर सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है मनावर जिला धार के डॉक्टर हीरालाल अलावा। वे जनजातीय समूह के लिए, उनके अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मनावर की जनता ने दूसरी बार विधायक के रूप में चुना है। तो आज हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे जनजातीय समूह के अधिकारों के लिए 5वीं अनुसूची के तहत वे किस तरीके से उनके लिए काम कर रहे हैं, इस पर आज हम उनसे सलाह मशवरा करेंगे। नमस्कार हीरालाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके बारे में मैं जानती हूँ कि आपने डॉक्टरी करी है, एमबीबीएस की पढ़ाई की है और उसके बाद आपने एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नौकरी की है। लेकिन आपका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ कि आप राजनीति की तरफ आपका रुख हुआ और आपने जनता की सेवा करने का निर्णय लिया? इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्सी तहसील के एक छोटा सा गांव ग्राम बेसलाई वहाँ का निवासी हूँ और वहीं से प्राइमरी एजुकेशन मैंने प्राप्त किया। उसके बाद मैंने 2001 में श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा से एमबीबीएस किया। उसके बाद 2009 से 12 के बीच में ग्वालियर गजराजा मेडिकल कॉलेज से मैंने एमडी जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली एम्स में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी और वहाँ देने के बाद में 2016 से आदिवासी समुदाय जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनका एजुकेशन बहुत ही मतलब कम एजुकेशन है। आज भी ट्राइबल एरिया में हमारे मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, बड़वानी जो इलाका आदिवासी है, अभी 30-35% वहाँ का साक्षरता का प्रतिशत है और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। उनके अधिकार, खासकर जो अधिकारों की बात करते हैं तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से बहुत सारे उनको संवैधानिक अधिकार दिए, खासकर शेड्यूल एरिया में रहने वाले आदिवासियों को। तो उन अधिकारों को केंद्र और राज्य सरकारें आज़ादी के इन 70 साल बाद भी उन तक क्यों उन अधिकारों का लाभ नहीं दिला पाई। तो इसी जन जागरूकता के लिए, उनको अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर सदन के भीतर तक हमने संघर्ष किया। जो भी पीड़ित पक्ष है, जिनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, हमने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के माध्यम से हमने लगातार पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ी है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आपका जो संगठन है जय आदिवासी, वो जनजातीय समूह के उत्थान के लिए किस तरीके से काम कर रहा है और उनके अधिकारों से उन्हें जागरूक कराने के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, इस बारे में जानना चाहेंगे। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, हमने इसको सोशल मीडिया से शुरुआत किया है 2011 से और उसके बाद धीरे-धीरे हर राज्य के युवाओं को हमने इस संगठन में जोड़ा और उनको अपने अधिकारों को लेकर, खासकर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को लेकर उनको जागरूकता के साथ-साथ उन प्रावधानों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करवाएँ। इस उद्देश्य को लेकर हमने अलग-अलग जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, ये जो शेड्यूल 5 वाले इलाके, इन इलाकों के आदिवासियों को जोड़ा, युवाओं को। इसमें हमारी टीम में ज़्यादातर पढ़े-लिखे युवा हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको जोड़ा, अधिकारों के प्रति हमने जागरूक किया और जागरूक करके हमने जहाँ-जहाँ पे भी आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, उनके जल, जंगल, ज़मीन से उनको बेदखल किया जा रहा है, आदिवासी कुपोषण से मर रहा है, आदिवासी भुखमरी से मर रहा है, तो हमने अपने संगठन के माध्यम से आवाज बुलंद करी और आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा सभा तक पहुंचाया है। तो ये सिलसिला हमारा लगातार पिछले 10 से 12 सालों से है और आज इस संगठन में पूरे मध्य प्रदेश के साथ-साथ पूरे भारत में 15 से 20 लाख युवा अपने हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय समूह के अधिकारों के बारे में लिखा गया है और जनजातीय समूह का जो उत्थान है, जो विकास है, वो उसके तहत किया जाना चाहिए। तो हम जानना चाहेंगे कि ये 5वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? इस बारे में आप, हमारी जो जनता है, वो भी जान पाए कि 5वीं जो अनुसूची है, उसके तहत जनजातीय समूह का विकास किस तरीके से हो सकता है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेश के सभी नौजवान युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, इसको एक सरल भाषा में कहें तो इस देश के आदिवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनको अधिकार देने के लिए देश के आदिवासियों के लिए 2
प्रमुख अनुसूचियां बनाई जिसे हम 5वीं और 6वीं अनुसूची कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूचित राज्य है। 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को सुरक्षित संरक्षित करने का विशेष प्रावधान दिया गया है। और इस 5वीं अनुसूची का सबसे बड़ा कमजोर कड़ी ये बोल सकते हैं कि इसमें पूरा अधिकार इस संवैधानिक व्यवस्था ने राज्यपाल के हाथ में दिए गए हैं। और राज्यपाल को इतना पावर है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल एरिया में वो विशेष कानून, चाहे विधानसभा में बन रहा हो, चाहे संसद के भीतर बन रहा हो, उन कानूनों को आदिवासियों के हितों में वो चाहे तो लागू करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, और वो चाहे संसद में या विधानसभा में बनने वाले कानूनों को रोक सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा है इस आजाद भारत में, आजादी के 70 साल में, कि किसी भी आज दिनांक तक किसी भी राज्य के राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। उनके प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन जो शेड्यूल एरिया में होना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं के बराबर हुआ। और यही कारण है कि आज आदिवासी इलाकों में संविधान में उनको विशेष अधिकार मिला, आरक्षण मिला, उसके बावजूद भी आज भी आदिवासी अपने जमीन से विस्थापित हो रहा है। उनके जल, जंगल, जमीन से उन्हें जबरन बेदखल किया जा रहा है। आज आदिवासी स्वास्थ्य सुविधाओं, गंभीर स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा है, कुपोषण जैसी महामारी। और यही कारण है कि आज हालात आदिवासी इलाकों में, शेड्यूल एरिया में बदतर से बदतर है। 5वीं अनुसूची के तहत जैसा कि आपने कहा है कि राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ होती है, जिसके तहत जनजातीय जो समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए काम कर सकती है। तो किस तरीके से राज्यपाल की शक्तियाँ होती है, उस बारे में आप बताइए? पूरी शक्तियाँ सदन के पास है, सदन विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। विधेयक बनते हैं, विधेयक बनने के बाद में ऐसे विधेयक जो आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन को बचा सकते हैं, उन विधेयकों को या तो मंजूरी देना था, और नहीं विधेयक बने तो गवर्नरों की और प्रेसिडेंट की, देश के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी थी इनके जंगलों को संरक्षित करना, सुरक्षित करना। चाहे इसकी लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी हो, चाहे टंट्या भील ने लड़ी हो, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। और आदिवासियों ने हमेशा जंगलों को सुरक्षित संरक्षित करने का काम किया है। अलग बात है आजाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था आई, और इस संवैधानिक व्यवस्था में आदिवासियों को खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि उनको नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सरकारें आदिवासियों की जंगल क्षेत्रों में सरकारों ने दखलंदाजी करी और उनको बेदखल करने का काम किया। लेकिन जब दखलंदाजी सरकारों की हुई तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे रहते हुए कि उनको जंगलों से बेदखल करने के लिए सदन से विधेयक या तो नहीं बने तो बनाने के लिए उनको अधिकार मिले थे शेड्यूल 5 में। और अगर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही तो गवर्नर को, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करके उनको रोकने का भी अधिकार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गवर्नरों ने शेड्यूल 5 को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई, न ही प्रेसिडेंट ने दिखाई। तो आजाद भारत में देश के आदिवासियों को न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन इस देश का आदिवासी आज के हालात, हाँ, और आज की स्थिति में अगर आकलन करके, जो हमारा आकलन है, आजाद भारत में जितना शोषण आदिवासियों के साथ अंग्रेजों के 200 साल के शासन में नहीं हुआ, उससे ज्यादा शोषण आजाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था में आजाद आदिवासियों के साथ हो रहा है। और यही कारण है कि आज आदिवासी इलाकों में कई आदिवासी इलाकों में आंदोलन चल रहे हैं, बगावत की खबरें आती रहती है, क्योंकि सरकारों ने कभी आदिवासियों के मूल भावनाओं को, उनके अधिकारों को गंभीरता से नहीं लिया। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय समूह के अधिकारों के लिए जो बात कही गई है, अगर उसका सही तरीके से निर्वहन नहीं हो पाता है, तो किस तरीके के आंदोलन देखने पड़े हैं जनजातीय समूह को, और जनजातीय समूह ने उन आंदोलनों के तहत अपने अधिकारों के तहत लड़ाई लड़ी है, इस बारे में आप बताइए? पेसा 1996 में जब केंद्र में बना तो 1996 में ही स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना के इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। ग्राम सभाओं को जिस पेशा में विशेष अधिकार दिया गया है कि ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना कोई भी उनकी जमीन या खनिजों पे कोई भी बाहरी लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश में पेशा मूल कानून बनने के 25 साल बाद अभी नवंबर 22 में नियम बनाए सरकार ने, लेकिन उन नियमों में भी आदिवासियों को जो आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की, सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने की जो बात की गई थी कि पेशा को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पे लागू किया जाना चाहिए था, तो आज दिनांक तक वो 6वीं अनुसूची के पैटर्न पे लागू नहीं हुआ। और पेशा नियम बने, लेकिन ग्राम सभाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था आज भी
आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को पूछे बिना पुलिस आदिवासियों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है। आज ग्राम सभाओं को पूछे बिना उनके खनिज संसाधन रेत हो, गिट्टी हो और भी कीमती खनिज उनके क्षेत्रों से निकाले जा रहे हैं। तो पैसा के नियम बने, कानून बने, ये सब बन चुका है, लेकिन इसकी समीक्षा जो गवर्नर के माध्यम से समय-समय पर होती रहनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट को भी इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं उनकी अनदेखी का नतीजा है कि देश का आदिवासी आज़ाद भारत में भी अपने जल, जंगल, ज़मीन से वंचित होते जा रहा है। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय समूह के अधिकारों के लिए जो प्रावधान है, अगर उसका ठीक तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, तो इस बारे में संसद या राज्य की विधानसभा में क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर गवर्नर और जो देश के आदिवासियों के मतलब जिस प्रदेश के आदिवासियों के संवैधानिक संरक्षक हैं, प्रेसिडेंट देश के आदिवासियों के नेशनल संरक्षक हैं, तो अगर अपनी जिम्मेदारी कहीं न कहीं नहीं निभा पा रहे, तो देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनकी भी जिम्मेदारी अगर आदिवासी हितैषी अगर सरकारें रही होती अभी तक, तो उनको शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के बारे में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए थी। क्योंकि इस लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सभी का अपना-अपना रोल है कि अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों को अधिकार से वंचित न रखा जाए। उनको विशेष अधिकार जो मिले हैं संविधान में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो जयपाल सिंह मुंडा ने, जो वीर गुंडाधुर ने, सिद्धू कानू ने संघर्ष करके अंग्रेजों से लड़ के जो अधिकार देश के 10 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को मिले हैं, अगर उनके अधिकार इस संवैधानिक, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं मिल पा रहे हैं, तो राज्य सरकारों को गंभीर होना चाहिए, केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संवैधानिक संरक्षकों की अनदेखी का नतीजा है कि देश का आदिवासी आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। से। तो यहाँ हम लेते हैं छोटा-सा ब्रेक और इसके बाद फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे जनजातीय समूह के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। Exclusive. ब्रेक के बाद आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक और संगठन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका क्या दायित्व है? ये किस तरीके से काम करता है? और अगर ये ठीक तरीके से काम करे, तो क्या जनजातीय समूह के जो अधिकार है, वो जनजातीय समूह को पता चलेंगे और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे? इस बारे में आप बताइए। जो जनजातीय आयोग है, नाम मात्र एक कठपुतली बनकर रह गया है। मध्य प्रदेश में जो बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई, जो उदाहरण के तौर पे कुछ घटनाओं का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा आपके माध्यम से। नीमच जिले के बांडा में एक आदिवासी युवक को घसीट के मार दिया गया। देवास जिले में नेमावर में आदिवासी बालिका को मार के 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। हाल ही में गुना बमोरी में एक आदिवासी महिला को जला दिया गया। और सीधी में जो कांड हुआ, एक पेशाब कांड, जो बड़ा ही चर्चित विषय रहा है। ये जो गंभीर अपराध जब आदिवासियों के ऊपर
हो रहे हैं, तो जनजातीय आयोग ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? मीडिया में सब खबरें प्रकाशित हुई, उसके बाद भी जनजातीय आयोग स्वतः संज्ञान लेके आज दिनांक तक आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस लोकतांत्रिक बॉडी का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बाद जनजातीय आयोग को भी अपनी एक भूमिका निभाना चाहिए थी, न्याय करना चाहिए था प्रदेश और देश के आदिवासियों के साथ में। लेकिन न जाने पता नहीं ये संस्थाएं जब से बनी तो है, लेकिन वो अपनी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुके हैं ये लोग। देखो, आयोग को एक तो आदिवासियों के ऊपर जो बर्बरता है, शोषण, अत्याचार जो भी हो रहा है, उसको गंभीर संज्ञान में लेनी चाहिए। दूसरा, जो आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर बेईमानी के द्वारा दबंगों ने कब्जा कर लिया है या जबरन कब्जा कर रहे हैं, उसको भी आयोग ने संज्ञान में लेना चाहिए। आदिवासी इलाकों में बालिकाएं क्यों ड्रॉप आउट हो रही है? स्वास्थ्य और शिक्षा की जो हालत बदतर क्यों है? कुपोषण से क्यों मध्य प्रदेश में श्योपुर जिला आदिवासी कुपोषण के मामले में टॉप पे है? तो ये आयोग की भी जिम्मेदारी है। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं आयोग को अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूँ, लेकिन ये सब उनको स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। आपका जो संगठन है वो जो जनजातीय समूह के लिए काम तो कर रहा है, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए, साथ ही सांस्कृतिक विकास के लिए भी। लेकिन आप लोगों का जो फोकस है वो किस एरिया में है, किस क्षेत्र में आपका काम चल रहा है, किस तरीके से आप जनजातीय समूह को जागरूक कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपने सांस्कृतिक उत्थान की बात कही, देखिए, आदिवासी अपनी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने स्वभाव के लिए। ये इसकी प्रमुख पहचान है, संवैधानिक पहचान है, और शेड्यूल ट्राइब भी संविधान में इसी आधार पे कहा गया है। लेकिन आज आदिवासियों की भाषाएं धीरे-धीरे खत्म हो रही, बोलियां खत्म हो जा रही है, उनकी कल्चर, उनकी परंपराएं खत्म हो जा रही है। रिसर्च सेंटर बने हैं आदिवासी संस्कृति पे रिसर्च करने के लिए, भाषाओं पे रिसर्च करने के लिए। अब रिसर्च सेंटरों का क्या काम? इनको रिपोर्ट पेश करनी चाहिए गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। आज आदिवासी अपनी संस्कृति भूलते जा रहा है। आज अपनी भाषाएं, अपनी बोली नहीं बोल पा रहा है आदिवासी, और सांस्कृतिक जो रूप से आदिवासी समाज जो पिछड़ रहा है, उसपे भी कहीं न कहीं खतरा है आदिवासियों की संस्कृति पे। तो इसके लिए रिसर्च सेंटरों को और इनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हमारे संगठन में जब भी कोई भी कार्यक्रम होते हैं, या हम लोग समाज को, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवाओं को ये संदेश देते हैं कि अपनी संस्कृति बचेगी तो आप बचोगे, वरना शेड्यूल ट्राइब जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान मिली, वो भी छिन जाएगी। क्योंकि जो लोकूर कमेटी के मापदंड यही कहते हैं कि आपने मापदंडों पे खरा नहीं उतरेंगे, आप अपनी संस्कृति को भूल जाओगे, तो आप शेड्यूल ट्राइब से बाहर हो जाओगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी जो लोकूर कमेटी, उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनजातीय समूह के लिए, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरह की नई नीति की आवश्यकता है, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो प्रावधान है, उससे जनजातीय समूह की जो समस्याएं हैं, उनका बेहतर तरीके से समाधान हो सके हैं? सरकार अगर वास्तव में, सरकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकारों की मंशा इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को ऊपर उठाने का, मुख्य धारा में लाने की इनकी मंशा अगर हकीकत में है, तो सबसे पहले तो इनके विकास के लिए जो पैसा आ रहा है आदिवासी उपयोजना के तहत, आर्टिकल 275(1) के तहत जो पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए का, आज आदिवासी इलाकों में खर्च करने की बजाय सरकारें इसको सामान्य क्षेत्रों में खर्च कर रही है। तो उस पैसे का आदिवासी इलाकों में ही आदिवासियों के उत्थान के लिए कैसे खर्च हो, उसके लिए एक नीति बनना चाहिए, एक रूल्स बनना चाहिए, उसके लिए रेगुलेशन बनानी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है इस चीज को लेके, और यही कारण है कि हर साल आदिवासी बजट का पैसा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में अब सरकारी सिस्टम इतना ढीला है कि उनके प्रोजेक्ट समय पे सबमिट नहीं होते हैं, बजट सत्र लैप्स हो जाता है। आज दिनांक तक वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अभी आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंचा है, आदिवासी उपयोजना का आज दिनांक तक आवंटित नहीं हुआ। अभी दिसंबर आने वाला है और फरवरी में बजट सत्र आने वाला है। तो ये कहीं न कहीं राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, ताकि आदिवासी उपयोजना का बजट, जिसको कि समय से पहले खर्च करना जरूरी है, लेकिन सरकारों की लापरवाही के कारण ये बजट हर साल करोड़ों की, अरबों की संख्या में लैप्स हो जा रहा है। तो डॉक्टर हीरालाल जी, आप जनजातीय समूह के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही सांस्कृतिक विकास के लिए भी आप काम कर रहे हैं कि वो अपने संस्कृति से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति को ना भूलें। और हम आपसे एक संदेश भी लेना चाहेंगे जनजातीय समूह के जो लोग हैं उनके लिए, कि वो किस तरीके से जागरूक रहें,
अपने जो संस्कृति है, अपनी जो धरोहर है, उसे बचाए रखें और साथ ही अपना शैक्षणिक और आर्थिक विकास भी करें। इस बारे में हम आपसे एक छोटा सा संदेश लेना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के आदिवासी समुदायों, अलग-अलग आदिवासी समुदायों के अलग-अलग संगठनों, अलग-अलग लीडरों और अलग-अलग बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस देश के आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए और एकजुट होकर हमारी माँग उठाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर हम एकजुट नहीं हुए अभी भी अलग-अलग समुदायों में, अलग-अलग कम्युनिटी में, अलग भाषाओं के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे या रंग रूप के आधार पे बँटे रहे तो कहीं न कहीं हमारे जल, जंगल, ज़मीन जो हमारे पुरखों ने संघर्ष किए वो हमसे छीन लिए जाएँगे और आदिवासियों का पूरा अस्तित्व ही धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा मेरा सुझाव है कि देश में आदिवासियों को अपनी जो कुरीतियाँ हैं, कुछ कुरीतियाँ ऐसी है कि जो मतलब जो शराब है, सबसे जो कुरीति एक शराब का सेवन जो आदिवासी कम्युनिटी में मैक्सिमम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा तो उसको कैसे रोका जाए कैसे उसके बारे में समझाइश दी जाए आदिवासी इलाकों में, उस पे हमको काम करना चाहिए। आदिवासी इलाके जो पिछड़े हुए एजुकेशन के मामले में, वो एजुकेशन का प्रतिशत कैसे बेहतर किया जाए, कैसे युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए उनको पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट किया जाए। उस क्षेत्र में समाज को मिलकर काम करना चाहिए और संगठित रहकर मिलकर अपने संवैधानिक अधिकारों खासकर अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को लेकर संघर्ष करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो, इस देश का भला हो क्योंकि आदिवासी का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। और मिलकर इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएँगे हम। यही पूरे देश के आदिवासी समाज के लीडरों को और युवाओं को कहना चाहता हूँ और एक अंतिम बात और देश के आदिवासी लीडर्स जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना चाहिए। सदन के भीतर उनकी बात उठाना चाहिए चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो क्योंकि आज देश में 47 आदिवासी सांसद हैं लेकिन शेड्यूल 5 को लेकर संसद में एक आदिवासी सांसद नहीं बोल रहा है। कई राज्यों में शेड्यूल 5 लागू है लेकिन शेड्यूल 5 को लेके इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी विधायक के द्वारा किसी भी राज्यों में आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो जनप्रतिनिधियों को भी अपने अधिकारों को लेके अवेयर होना चाहिए और सदन के भीतर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि सोई हुई सरकारें, सोई हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था जागेगी और उनको हक और अधिकारों के देने के लिए बाध्य होगी। तो डॉक्टर हीरालाल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने जनजातीय समूह के अधिकारों के लिए हमने आपके साथ सलाह-मशवरा किया। तो आज हमने हमारे इस कार्यक्रम में आपको जनजातीय समूह के अधिकारों के बारे में बताया। 5वीं अनुसूची क्या है, उसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय जो समुदाय है, उनके अधिकारों के बारे में लिखा गया है और किस तरीके से उसका पालन करना चाहिए, उस पर आज हमने सलाह-मशवरा किया। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को